साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका। मैं हर वीडियो में अपना परिचय देता हूं पूरा। जो टैक्स पत्रिका है और पिछले 17 साल से आगरा से प्रकाशित हो रही है। इसके अलावा हमारी संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफेशनल, उसका मैं को चेयरमैन हूँ टैक्स पेयर सेल का। और मेरा पैशन है कि मैं विभिन्न टैक्सेशन जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, दो मेन टैक्सेशन भारत में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, उस पर अपने विचार अध्ययन करते हुए मंथन करते हुए एक विचार व्यक्त करता हूँ। और चूँकि कर जानकारी से कई प्रदेशों से साथी जुड़े हुए, मेरे अधिवक्तागण जुड़े हुए हैं, टैक्स पेयर्स जुड़े हुए हैं, तो वो मेरे पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं उनका उत्तर खोज करके अपने साथियों से सलाह करके उसको कंपाइल करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। साथियों, अभी मेरे चूँकि 31 जुलाई को सैलरी ऑनर्स जो है, सैलरी जो पाने वाले व्यक्ति हैं, उनका आईटीआर जमा करना है 31 जुलाई तक। तो काफ़ी तरह की अनाउंसेस मिलते हैं, डिडक्शन भी होते हैं। तो डिडक्शन पे तो जो होता ही है, डिडक्शन तो बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन अनाउंसेस जो मिलते हैं और जो इस तरह की चीज़ें, उस पर डिस्कशन काफ़ी रहता है। मेरे अभी क्वेश्चन में पे कल ही आया था, फर्रुखाबाद के एक युवा साथी है, मेरे बच्चा समान है, मुझे गुरुजी कहता है, अनुज सक्सेना। और मेरे मित्र हैं भदोई में दीनानाथ पाल जी, उनका एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया था, मेरे को स्टडी करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। और मैंने सलाह ली अपने साथियों से। मित्र हैं मेरे डॉक्टर संजय कुमार सिंह जयपुर के, दूसरे मित्र हैं राजेश्वर दयाल जी, एडवोकेट राजेश्वर दयाल भोपाल से, उनसे मैंने सलाह ली इस बारे में। संदीप बंसल जो फरीदाबाद के एडवोकेट हैं, उनसे ही मेरी सलाह हुई और वो आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। 1961 का एक्ट है, इस साल जो दाखिल हो रहे हैं, रिटर्न दाखिल हो रहे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के दाखिल हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को शंका है, संदेह भी है कि भाई जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है, तो उसमें रिटर्न दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो भाई पिछले साल का तो पिछले साल में लौटाना पड़ेगा। साथियों, मैं अपनी बात पूरी करूं, प्रारंभ करूं, आपके साथ रखूं, उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके साथ ही आप लाइक करने के बाद में अपने लोकल ग्रुप में शेयर कर देंगे तो आपके साथियों को भी बेनिफिट मिल सकता है। और जिन साथियों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन आता है उस पर करना है, भविष्य में नहीं करना, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। साथियों, बहुत बड़ा क्वेश्चन था अनुज सक्सेना का कि जो ऑनरेरियम होता है, मानदेय होता है डिपार्टमेंट्स में या गेस्ट फैकल्टी को मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, संविदा पे जो रखे जाते हैं उनको मिलता है, तो वो टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। साथियों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऑनरेरियम को एक अलग शब्द में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। मतलब ये ऑनरेरियम जो है, इसका एक स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया हुआ कि वो क्या है। इसके स्थान पर कर निर्धारण इस बात पर आधारित है कि नियोक्ता और कर्मचारी, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में संबंध मौजूद है या नहीं, जिसके आधार पर इसको वेतन व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में कर योग्य माना जाता है। या सैलरी में ऐड होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा तो ये टैक्सेबल माना जाएगा। मानदेय की कर श्रेणी जो टैक्सेबल जो कैटेगरीज हैं, अन्य स्रोत में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, कुछ ऐसे व्यक्ति या संस्था को से मिलता है जिनके साथ एक औपचारिक नियोक्ता कर्मचारी, जो एक फॉर्मलाइज एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में संबंध नहीं है, केवल एक गेस्ट फैकल्टी बुला लिया या एक एक्सपर्ट बुला लिया, उसको भुगतान दिया गया, तो वो ऑनरेरियम होता है। और ये धारा 56 के अंतर्गत अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर योग्य माना जाता है। वेतन से आय जो होती है, ये मानदेय किसी मौजूद कर्मचारी को उसके नियमित नियोक्ता द्वारा, जो उसका एम्प्लॉयर है, उसकी सेवाओं के सापेक्ष में दिया जाता है, तो उसके वो वेतन का हिस्सा माना जाता है। यह वेतन से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। और जो व्यापार है या पेशेवर इनकम है, प्रोफेशनल जो इनकम है, यदि कोई प्रोफेशनल इनकम जैसे डॉक्टर है, एडवाइज़र है, अपनी व्यवसायिक क्षमता में मानदेय प्राप्त करता है,
पता है ना, एज एक्सपर्ट अपना उसने मानदेय प्राप्त करा तो वो पेशेवर की जो प्रोफेशनल की इनकम के रूप में देखा जाता है। और सेक्शन 10 विशिष्ट आय की विस्तृत डिटेल देती है। जो कर मुक्त है इन्हें करदाता को कुल कर योग्य आय में शामिल नहीं किया जाता। सेक्शन 10 में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इन एग्रीकल्चर इनकम, भारत में कृषि से होने वाली आय पूरी तरह टैक्स फ्री रहती है, टैक्स एग्जेम्प्टेड रहती है। सेक्शन 10 का है 2A के तहत किसी साझेदार का अलग से मूल्यांकन, अलग से वैल्यूएशन प्रोप्राइटर फर्म, जो वो पार्टनरशिप फर्म या LLP से लाभ का हिस्सा साझेदारों को हाथ में आयकर से पूर्ण जो मिलता है, हाथों में मिलता है, वो पूर्णतः टैक्स एग्जेम्प्टेड है। लेकिन मुख्य जो इसका मेन रूल है, केवल साझेदारी विलेख के आधार पर, जो पार्टनर डीड है के आधार पर आवंटित लाभ जो अलॉटमेंट हुआ है प्रॉफिट का, उसका जो एक्चुअल पार्ट है वही छूट के दायरे में आएगा। अब बात क्या है कि साझेदारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, वेतन, बोनस, कमीशन या पूंजी से पर ब्याज इस छूट के अंतर्गत, ये छूट जो है इसके अंदर छूट नहीं आती है, ये कर योग बने रहते हैं। दोहरा जो डबल टैक्सेशन की रोकथाम के लिए, चूँकि साझेदार फर्म पहले से ही अपनी कुल आय पर टैक्स का भुगतान कर रही है, इसलिए पार्टनर्स द्वारा अर्न इनकम पर दूसरी बार कर लगने से बचाव होता है। भाई पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है, तो इस तरह से डबल टैक्सेशन से बचाव हो जाता है आपका। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 10 ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर प्राप्त जो होने वाली ग्रेच्युटी है वो एक निश्चित सीमा तक टैक्स फ्री है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 10A पेंशन आता है। इसमें कर्मचारी को प्राप्त पेंशन का एक हिस्सा, विशेष रूप से कंप्यूटेड पेंशन, कर मुक्त होती है। सेक्शन 10 का है ये सबसेक्शन 10AA अर्न लीव के बारे में दिया हुआ है। रिटायरमेंट के समय अर्न लीव के बदले प्राप्त नकद राशि एक निश्चित सीमा तक टैक्स एग्जेम्प्टेड रहती है। जो अर्न लीव होती हैं, जो पेंडिंग हो जाती है, उसको लीव एनकेशमेंट कहते हैं उसको, तो वो एक लिमिट तक ही टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा उस पर। सेक्शन 10 का है 13A HRA के बारे में है। HRA किराए के मकान में रहने वाले कर्मचारी को मिलने का वाला HRA का कुछ हिस्सा कुछ शर्तों के साथ टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 14 स्पेशल अलाउंसेज होते हैं। आधिकारिक जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ होती हैं उसके निर्वहन के लिए दिए गए कुछ विशेष भत्ते, जैसे यात्रा भत्ता है, वर्दी भत्ता है, वो टैक्स फ्री रहता है। सेक्शन 10 का है 10D, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीनानाथ जी हमारे जो भदोई के मित्र हैं, उन्होंने पूछ रहे थे वो, पात्र जीमा जो यूलिप को छोड़ करके जो LIC की मैच्योरिटी या डेथ पर मिलने वाली राशि वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। बस इसके लिए भी कंडीशन ये है, कुछ विशेष स्पेशल प्रीमियम लिमिट का पालन किया गया हो, उसमें कंडीशंस है। ये नहीं कि आप हर तरह का इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत दुर्घटना के तहत प्राप्त दुर्घटना हो गई, उसके एवज में प्राप्त होने वाले बीमा दावा, ये मुआवजा पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि यह एक पूंजीगत प्राप्ति है जिसका उद्देश्य नुकसान की भरपाई करना, ये राहत प्रदान करना है, ना कि नियमित इनकम है। उनका मामला ये था, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दुर्घटना के दावों के लिए प्रमुख कर नियम एक मुश्त मुआवजा, व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों, जीवन बीमा मृत्यु लाभ या ग्रुप एक्सीडेंटल कवर से भुगतान सेक्शन 10 का 10D के तहत 100% टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। दावे पर जो ब्याज मिलता है, जैसे आपने क्लेम किया, तो अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दुर्घटना मुआवजे पर दिया गया ब्याज भी इनकम टैक्स से टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्स फ्री रहेगा, और इन भुगतानों पर TDS लागू नहीं होगा। सेक्शन 10 का है सबसेक्शन 16, जिसमें
स्कॉलरशिप आता है, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राप्त स्कॉलरशिप पूर्णतः टैक्स फ्री है। अब मैं सेक्शन 56 और 57 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए भी इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS की कैटेगरी आती है। उस पर मिलने वाले जो डिडक्शंस होते हैं उससे संबंधित ये सेक्शंस हैं 56 और 57। भत्ते अनाउंसेस आमतौर पर सैलरी हेड सेक्शन 15 और सेक्शन 17 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यदि कोई विशिष्ट राशि विविध आय अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है तो वह सेक्शन 56 के तहत कर योग्य टैक्सेबल होगी, और सेक्शन 57 के तहत उसमें से खर्चों की कटौती मिल सकती है, कटौती का लाभ मिल सकता है। इन दोनों धाराओं के तहत कर योग्य टैक्सेबल और छूट के मुख्य प्रावधान हैं। तो कैसे छूट मिलेगी? सेक्शन 56 में अदर सोर्सेज से कर योग्य आय इस धारा के तहत सभी आय टैक्स दायरे में आती है जो किसी अन्य हेड सैलरी बिजनेस कैपिटल गेन में शामिल नहीं होती। गिफ्ट, यदि किसी गैर इख्तियार से एक वित्तीय वर्ष के अंदर कुल मिलाकर 50,000 से अधिक का कैश या गिफ्ट मिलता है तो वो पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। बैंक इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज, डिविडेंड जो आता है कंपनियों का या म्यूचुअल फंड से प्राप्त डिविडेंड अब शेयर धारक के हाथों में है, कर योग्य है, टैक्सेबल है। लॉटरी या गेम्स जीत, लॉटरी है, घुड़सवारी है, क्रॉसवर्ड पजल है, टीवी शो जैसे KBC चलता है कि जीती की राशि पर धारा 115 BB के तहत 30% इंक्लूडिंग सेस की फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा। फैमिली पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को मिलने वाली फैमिली पेंशन इस हेड के दायरे में आती है। मशीनरी और प्लांट का किराया, यदि कोई व्यक्ति अपनी मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर किराए पर देता है तो वह मुख्य बिजनेस नहीं है, उससे होने वाली आय जो है वो टैक्सेबल होगी। मिलने वाली कटौतियाँ जैसे अनाउंस डिडक्शन सेक्शन 56 के तहत होने वाली आय को अर्जित करने के लिए खर्चों की छूट धारा 57 के दी जा सकती है। फैमिली पेंशन की छूट है, फैमिली पेंशन मिलने वाली कुल जो रिसीप्ट अमाउंट है उसका 33.33% मतलब 1/3 या 15,000 जो भी दोनों में से कम हो टैक्स फ्री यानी टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगी। डिविडेंड पर ब्याज की कटौती होगी, तो डिविडेंड से आय कमाने वाले के लिए यदि कोई ऋण लिया है तो उस पर ब्याज पर अधिकतम 20% की कटौती का लाभ मिल सकता है। ब्याज पर वसूलने का खर्च है, जैसे ब्याज की वसूली करिए तो बैंक ब्याज या सिक्योरिटी पर ब्याज एकत्र करने के लिए बैंक द्वारा लिया गया कोई भी कमीशन या पारिश्रमिक खर्च पूरी तरह घटाया जा सकता है। किराए के एसेट्स पे खर्च, मशीनरी बिल्डिंग को किराए पर देने से हुई आय में से उस बिल्डिंग मशीनरी में जो रिपेयर की है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन घटाने की अनुमति मिल सकती है। जो कंपलसरी एक्वेशन है, अनिवार्य अधिग्रहण से कहते हैं हिंदी में, मिलने वाला विलंबित मुआवजे पर 50 ब्याज के मुआवजे के ब्याज पर 50% की डायरेक्ट मानक कटौती मिल जाएगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्जित है। सेक्शन 57 का स्मॉल लेटर 1 जो थर्ड है एटलिक में के तहत राजस्व खर्च रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर की छूट मिलती है, किसी भी तरह की पूंजी खर्च यानी कैपिटल की नहीं है, एक्सपेंडिचर की नहीं है। तो साथियों ये मैंने प्रयास किया है, और सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के तहत मैं अगली वीडियो में आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, तो संभवतः कल भी दे सकता हूं मैं, उसकी भी मैं अध्ययन कर रहा हूं। आप थोड़ी वीडियो लंबी है तो आपने देख ली होगी, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा जरूर ITR दाखिल करने में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।